सभी को नमस्कार। उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हिस्ट्री को लेकर 3 पार्ट आते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। लगभग 2-2 क्वेश्चन तीनों से बन रहे हैं। कभी-कभी ये देखा गया मेडिवल हिस्ट्री से 1, तो मॉडर्न से 2, है ना? और एंशिएंट से 2। मतलब आप ओवरऑल 2-2 क्वेश्चन मानकर चलेंगे। आज के इस 15 मिनट में हम 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें हर एक चैप्टर से हिस्ट्री के से एक-एक 2-2 क्वेश्चन लिए गए हैं। आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री को 15 मिनट में रिवाइज करने का एक रामबाण तरीका है। इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता, इतना मैं मानता हूं। 15 मिनट में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर आप बैठे हैं, या फिर आप गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं छोटी सी वीडियो के अंतर्गत। इस वीडियो को कंप्लीट सुनिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से अपना रिवीजन कर लीजिएगा। 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए। और इसमें बुक्स हो, चाहे मुगल काल हो, दिल्ली सल्तनत हो, मॉडर्न हिस्ट्री, गांधी युग हो, सभी के क्वेश्चन है A to Z, है ना? स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पंचतंत्र के लेखक कौन है? सबसे पहले बुक्स के क्वेश्चन है, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? वो है हमारे पास विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक है। अगर हम बात करें बीचक कबीरदास जी की है, जबकि अगर हम बात करें गीतांजलि को लेकर, किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गार्डनर रविन्द्रनाथ टैगोर की है ना? इसके अलावा एंग्री स्टोन रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ये कुछ फेमस पुस्तकें जो आपको याद रखनी है। प्रेम वाटिका किसकी है? प्रेम वाटिका रसखान की पुस्तक का नाम है। प्रेम वाटिका रसखान, कालिदास की पुस्तक। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूत, ऋतु श्रृंगार, ये सभी कालिदास जी की पुस्तकों के नाम है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? तो नेचुरल हिस्ट्री जो है वो प्लिनी की पुस्तक का नाम है। कलहड़ की पुस्तक का नाम है रजत रंगड़ी, जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, बुद्ध चरित्र किसकी पुस्तक का नाम है? बुद्ध चरित्र अशोक अश्वघोष की पुस्तक का नाम है। शूद्रक की पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम। कौन सी? मृच्छकटिकम है। नेक्स्ट कादंबरी किसकी पुस्तक है? कादंबरी, तो कादंबरी किसकी पुस्तक है हमारे पास? हर्ष चरित्र और कादंबरी वाणभट्ट की पुस्तक के नाम है। जबकि हर्षवर्धन के नाटकों के नाम है हमारे पास। हर्षवर्धन के 3 नाटक हैं। कौन कौन से 3 नाटक हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हर्षवर्धन के 3 नाटक। अमरकोश को लेकर बात में किसकी है? अमर सिंह की पुस्तक का नाम है अमरकोश। नेक्स्ट शाहनामा किसकी है? शाहनामा फिरदौसी की पुस्तक का नाम है शाहनामा। आगे आते हैं, साहित्य लहरी किसकी है? सूरसागर, सूरसागर, सारावली और साहित्य लहरी, तीनों पुस्तक किसकी है? सूरसागर की, सूरदास जी की पुस्तकों के नाम है। सूरसागर किसकी? सीधी सी बात, सूरदास जी की पुस्तक का नाम है सूरसागर। नेक्स्ट आता हुमायूं नामा किसकी है? हुमायूं नामा लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। यहां पर एक वर्ड है अर्जुमंद बानो बेगम। कौन थी अर्जुमंद बानो बेगम? मुमताज महल को ही कहा जाता है, जिनकी याद में ताजमहल बनाया गया था, अर्जुमंद बानो बेगम। तो ये किसकी है हमारे पास? गुलबदन बेगम की पुस्तक है हुमायूं नामा। चित्रांगदा किसकी पुस्तक है? तो ये सभी रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। चित्रांगदा हो गई, इसके अलावा गोरा हो गई, गीतांजलि हो गई, है ना, एंग्री स्टोन हो गया, ये सभी के सभी रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं। गीतांजलि किसकी? इसी के लिए इन्हें साहित्य में क्या मिला था? नोबेल मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम है। गार्डनर किसकी पुस्तक का नाम है? तो अभी मैंने आपको बताया रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम है गार्डनर। नेक्स्ट आता है एंग्री स्टोन। हंगरी स्टोन किसकी है? तो हंगरी स्टोन जो है वो किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है हंगरी स्टोन। पोस्ट ऑफिस किसकी है? तो पोस्ट ऑफिस भी रविन्द्रनाथ टैगोर का ही पुस्तक है, पोस्ट ऑफिस। भगवत गीता पुस्तक के लेखक कौन है? भगवत गीता। तो भगवत गीता का टीका किसके द्वारा किया गया? वेद व्यास के द्वारा, है ना, वेद व्यास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, दिसंबर 1885 में। इसके पहला अधिवेशन जो है उसमें 72 लोगों ने भाग लिया था और डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके अलावा प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी 1925 में हुए कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसके द्वारा? वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। इसके अलावा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। गांधी जी ने केवल एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो था बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, अच्छा, सूरत अधिवेशन में फूट डली थी, जिसमें गरम दल नरम दल एक हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे रास बिहारी घोष के द्वारा। इसके अलावा हम बात करें किसको लेकर, इसके अलावा हम बात करें कब हमारे पास दोनों मिले, है ना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, तो ये था 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। ये भी आप याद रखेंगे। तो एओ ह्यूम के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और ये पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा की गई थी। किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया? तो बंगाल विभाजन किया गया करजन के समय पर 1905 में, जबकि बंगाल विभाजन रद्द किया गया था हॉर्डिंग के समय पर 1911 के समय पर। और इसी समय पर क्या हुआ था? इसी समय पर दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया था।
नेक्स्ट और कैनिंग के समय पर क्या हुआ था? कैनिंग के समय पर 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट, किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना रसीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा की गई थी? ये था 1906, ढाका में की गई थी, ढाका में। किस वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर की गई? तो सलीमुल्लाह और आगा खां ने 1906 में कहां पर की गई थी? ढाका में। कहां पर की थी? ढाका में की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था? मैंने आपको बताया था, वो था 1907 का सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी। प्रथम भारतीय कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। गांधी जी 1924 बेलगांव अधिवेशन केवल एक बार। मार्ली मिंटो एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? मार्ली मिंटो एक्ट 1909, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और रोलेट एक्ट 1919 में आया। तीनों याद रखेंगे आप। तो ये कब आया? 1909 में आता है मार्ली मिंटो सुधार। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? दिल्ली दरबार का आयोजन तभी हुआ जब बंगाल विभाजन हुआ 1911। किसके समय पर? हॉर्डिंग के समय पर। किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ? तो हॉर्डिंग के समय पर 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो जनवरी 1915 में वापस लौटे थे और इन्हीं के आगमन को बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 1915। गांधी जी ने अपना प्रथम भाषण कहां पर दिया था? बीएचयू की स्थापना समारोह 1916 में दिया था, बनारस में। नेक्स्ट, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। किसने अध्यक्षता की थी? वो थी हमारे पास अंबिका चरण मजूमदार। इसी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुए थे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। 1916 में होम रूल लीग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? दो व्यक्ति थे, कौन थे? तिलक और एनी बेसेंट, इनके द्वारा किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। और ये कहां से लिया गया था? आयरिश संविधान से। आयरिश संविधान से लिया गया था 1900, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई, क्योंकि एनी बेसेंट कहां से थी? आयरिश महिला थी, आयरलैंड से थी। कांग्रेस के अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मैंने आपको बताया था, भारतीय पूछे तो वो थी सरोजिनी नायडू और ओवरऑल पूछे तो वो कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने किस वर्ष कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपको बताना, 1915, 1916, 1917 या फिर 1918। तो किस वर्ष की थी? 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर में की थी। रोलेट एक्ट किस अंग्रेजों का काला कानून कहा गया? किस वर्ष पारित हुआ? इसे कहा गया बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, जो कि पारित होता है कब? जो कि पारित होता है 1919 में। और इसी के कारण जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इसी के कारण असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग हुई। किस महिला ने भारतीय तिरंगा का सबसे पहले फहराया? तो वो थी मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीकृत सभ्यता थी, व्यवस्थित शहरी जीवन इनका मूल आधार था। किस मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? कांसे की बनी नर्तकी, डांसिंग गर्ल जो है इनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी, आप याद रखेंगे, कांसे की बनी नर्तकी। निम्नलिखित में से वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो वो है सामवेद। अथर्ववेद सबसे पुराना वेद है, सॉरी सबसे नया वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियां, 10,562 श्लोक देखने को मिलते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ हवन कर्मकांड देखने को मिलते हैं। सामवेद में संगीत देखने को मिलता है। अथर्ववेद में हमें जादू टोना टोटका देखने को मिलता है और ऋग्वेद में हमें प्रार्थना से संबंधित श्लोक देखने को मिलते हैं। निम्न में से योग का प्रतिपादन किसने किया था? पतंजलि के द्वारा योग, जबकि गौतम के द्वारा किसका प्रतिपादन किया गया था? आप कहेंगे न्याय का। तो महर्षि गौतम ने किसका किया था? तो न्याय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? गौतम के द्वारा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो आप याद रखेंगे, सबसे पहले वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो आप याद रखेंगे, वैदिक लोगों ने सबसे पहले लोहे का यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले लोहे की खोज होती है भारत में। तो लोहा सबसे पहले वैदिक काल में आता है ना, लोहा सबसे पहले वैदिक काल में आता है। मानव के द्वारा पहली यूज की गई धातु का नाम था तांबा, जबकि उत्तर वैदिक काल में लोहा आया, जिसके प्रमाण हमें अतरंजी खेड़ा से देखने को मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के कासगंज से। हड़प्पा सभ्यता का युग था लोह युग, नवपाषाण, कांस्य युग। सबसे पहले कांस्य का युग हड़प्पा कालीन लोगों ने किया और सबसे पहला खोदा गया स्थल भी, सबसे प्राचीन स्थल भी हड़प्पा है भारत में। भारत में सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा? आप कहेंगे हड़प्पा है, जो कि पाकिस्तान में देखने को मिलता है। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन माना जाता है? तो कौन थे? वो थे पाणिनि, है ना, पाणिनि थे, जिनकी पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है, आप सभी को पता होगा। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहां पर ली थी? भगवान बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। इनकी मां का नाम था महामाया, इनके पिता का नाम था शुद्धोधना, इनका खुद का नाम था सिद्धार्थ, इनके पुत्र का नाम था राहुल, है ना, और इनके भाई, चचेरे भाई का नाम था देवदत्त। और इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति 29 वर्ष में गृह त्याग किया, है ना, इन्होंने 29 वर्ष में गृह त्याग किया था। और इन्हें कहां पर? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल वृक्ष के नीचे।
बैसाख पूर्णिमा के दिन। ये सारे के सारी चीजें आप याद रखेंगे। तो कहां पर इनकी महापरिनिर्वाण हुआ? वो था कुशीनगर। सारनाथ में हमें एक सारनाथ स्तंभ देखने को मिलता है जहां से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया हमारा, और बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार को मारा? तो बिंबिसार का बेटा था कौन? अजातशत्रु, इसीलिए इसे कहा जाता है पितृहंता वंश, है ना। कनिष्क को लेकर बात करें, 78 एडी में राज्याभिषेक किया, और किसकी शुरुआत कहते हैं? शक संवत की स्टार्टिंग करता है कनिष्क, जिसे भारतीय गवर्नमेंट ने अपनाया है। मौर्य वंश के बाद किस वंश का आगमन हुआ? शुंग वंश, है ना। शुंग वंश का आगमन होता मौर्य वंश के बाद। डैश को लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है, तो आप सभी को पता है लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। तीर्थंकर शब्द का संबंध किससे? 24 तीर्थंकर है, 23वें तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और 23वें थे पार्श्वनाथ, और 24वें थे अंतिम, जिनका नाम था महावीर स्वामी। तो तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? जैन धर्म से। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ किसे माना जाता है? त्रिपिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटकों को माना जाता है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से बुद्ध थे, जबकि बात करें महावीर स्वामी, वो जात्रक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध के अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? महिपाल, देवपाल, धर्मपाल या फिर गोपाल? आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। बी और सी में से एक आंसर इसका है। नेक्स्ट, मिलिंद पन्नो क्या है? तो एक बौद्ध का एक नाम है ना, बौद्ध स्थल है, बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्नो क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्नो, एक बुक है मिलिंद पन्नो। निम्न में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था हमारे पास मेगस्थनीज, है ना। मेगस्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर भारत आया था। ठीक है। हुइनशांग हर्षवर्धन के समय पर आया था। फाइयन चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर आया था, जो कि चीनी यात्री था। नेक्स्ट, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी की याद में कराया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसका निर्माण पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने। इसकी 5वीं मंजिल जो है वो लगवाई गई किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये है कहां पर? ये दिल्ली में है, तो इसको पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, लाख बख्श की उपाधि? लाख बख्श कुरान खां, और ये चौगान खेलते समय मर गया था, और यही मामलुक वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसका नाम था हमारे पास क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। बलबन ने 40सा दल खत्म किया था, और 40सा दल स्टार्टिंग की थी इल्तुतमिश के द्वारा, है ना। टंका और चीतल इल्तुतमिश ने चलाए थे सिक्के। निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पर पोलो खेलते समय हुई थी? तो मैंने आपको बताया था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो पोलो खेलते हुए मारा गया था। उत्तरी भारत में प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? वो थी रजिया सुल्ताना। कौन थी? रजिया सुल्ताना थी। मोहम्मद गौरी विजित क्षेत्रों पर देखभाल के लिए किसको छोड़कर गया? और इसी व्यक्ति ने मामलुक वंश की स्थापना की थी। तो इस व्यक्ति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। इसे कहा जाता है गुलाम, गौरी का गुलाम, और इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्ताना। इल्तुतमिश। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान के प्रधानमंत्री था? किसका प्रधानमंत्री था? आराम शाह, बहराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर नसीर शाह? दिल्ली का सुल्तान के पद का संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान के अधीन काम करता था? ये आपको बताना है। किस सुल्तान के अधीन था? आराम शाह, बहराम शाह? आप इसका आंसर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करनी है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब से कब शुरू हुआ? दिल्ली सल्तनत कब, राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो आपको पता है 1526 में होता पानीपत फर्स्ट। पानीपत फर्स्ट किसके बीच होता? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। और इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अद्वितीय राजवंश था, जिसके बाद कौन आए? जिसके बाद मुगल आए, है ना। तो 1526 में खत्म होता है दिल्ली सल्तनत। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत में एंट्री करने की कोशिश की थी? वो था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था। नेक्स्ट, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे कौन थे? दिल्ली के खिलजी सुल्तान अफगान थे, तुर्क थे, जाट कबीला था, या फिर मंगोल थे? दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्क थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्क। मदुरई तक सफलता पूर्वक बढ़ने का दिल्ली का जनरल कौन था? जो मदुरई तक बढ़ा, यह था मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी का प्रेमी का। ठीक है। स्वयं का दूसरा सिकंदर, सिकंदर रुखसानी, इसी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली लाई गई, इसी के द्वारा दाग और हुलिया प्रथा लाई गई। ये कौन था? ये था हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी। और इसी के समय पर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भी हुए। किसके समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण देखने को मिलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का निपुण था, इसमें निपुण था दर्शन में। आपको पता है दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक कहा जाता है किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। इसी को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। इसी के द्वारा राजधानी परिवर्तन किया गया, इसी के द्वारा सांकेतिक मुद्रा चलाई गई। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। और इसी की याद में फिरोज शाह तुगलक में जौनपुर नगर बसाया, जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं पूर्व का सिराज, और ये दर्शन के लिए फेमस था। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, तो आपको पता दाग और हुलिया प्रथा ये किससे संबंधित थी? सेना से। किसके समय आई? अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था इब्न बतूता भारत, है ना। मोरक्को से आया था।
सन 1329 और 30 में किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा चलाई, यानी सांकेतिक मुद्रा? तो सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? विरोधों का मिश्रण, मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति साबित हुआ? तो वह विक्षिप्त था, वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था, उसकी राजधानी दूसरे शहर को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया नहीं। वह व्यावहारिक था, वो विक्षिप्त था, उसने राजधानी परिवर्तन किया और उस राजधानी परिवर्तन रहा असफल, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक असफल राजा साबित हुआ। नेक्स्ट, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो कौन था? बहलोल लोधी था। गुरुमुखी लिपि में कविताएं कौन करता था? सिकंदर लोधी करता था। आगरा शहर किसके द्वारा बसाया गया? सिकंदर लोधी के द्वारा बसाया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो ये स्थल कौन सा? हथनोरा है। हथनोरा देखने को मिलता है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार, हाथ वाला कुठार जो है, कुल्हाड़ी कहां से देखने को मिली? ये था पल्लवरम। कहां से मिली? पल्लवरम से मिली। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां कहां से मिली है? मतलब समाधियों में उन्होंने आभूषण पहने रखे हैं, ऐसा एक कहां से देखने को मिला? मेहदा यूपी से देखने को मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो आप सभी को पता है ये सभी प्रागैतिहासिक स्थल हैं, जबकि कौशाम्बी जो है ये किसके लिए फेमस है? ये एक दार्शनिक स्थल है, यहां पर गौतम बुद्ध से रिलेट करता है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, दार्शनिक स्थल है कौशाम्बी। भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण कहां से देखने को मिली है? लोथल से भूकंप के प्राचीन प्रमाण देखने को मिलते हैं, लोथल। ठीक है ना, सॉरी कालीबंगा से ना, कालीबंगा से हमें सबसे प्राचीन प्रमाण देखने को मिलते हैं, किसके? वो है भूकंप के। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ कहां से? तो पक्की बनी ईंटों का प्रतिरूप प्राप्त हुआ हमें कालीबंगन से। कहां से प्राप्त हुआ? कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। पक्की ईंटों से बना हमारे पास हल। निम्नलिखित में से आपको पता ना, पशुपति नाथ की जो मोहर थी उस पर कौन कौन से जानवर थे? तो उस पर व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा, ये हमें देखने को मिलते हैं पशुपति नाथ की मोहर पर। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित पुरुष सूक्त, जिसमें हमें वर्णाश्रम व्यवस्था देखने को मिलती है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद हमें किसमें देखने को मिलता है? यह कंठ उपनिषद, जिसमें यम और नचिकेता संवाद है वो है कंठ उपनिषद। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? आगे चलकर इसका यूज किसके लिए होने लगा? निष्क होता था सोने के लिए, बाद में इसी का यूज होने लगा सोने के सिक्कों के रूप में। निष्क सोने के सिक्कों के रूप में। मोहम्मद गौरी ने 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को हराया? तो वो था पृथ्वीराज चौहान। पहले में 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था। फिर हुआ चंदावर का युद्ध 1194 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? राजा जयचंद को हराया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंततः गुलामों तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त कर दिया गया? तो बलबन ने चालीसा को समाप्त किया, जबकि इल्तुतमिश ने चालीसा को स्टार्ट किया था। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार समझाइएगा। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लास्ट राजवंश जो था वो था लोधी वंश, और लोधी वंश सेकंड पर है। इसमें एक ही ऑप्शन सेकंड पर है, वो है ऑप्शन नंबर डी। यानी पहले पर आता है हमारे पास इलवरी तुर्क, यानी हमारे पास गुलाम वंश, उसके बाद आता है हमारे पास खिलजी वंश, उसके बाद आता है हमारे पास तुगलक वंश, उसके बाद आता है सैयद वंश, और लास्ट में आता है लोधी वंश। नेक्स्ट, निम्न में से किसने गुलरुखी में कविताएं करना स्टार्ट किया था? तो वो कौन था? वो था सिकंदर लोधी, जिसके द्वारा आगरा शहर की भी स्थापना की गई थी। उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन सा था? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? ये था इल्तुतमिश, जिसने सबसे पहले चांदी का टंका जारी किया, टंका और जीतर नाम के सिक्के जारी किए। दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, दीवाने खैरात है ना, दारुल सफा, इनकी स्थापना की थी? तो दीवाने खैरात, दारुल सफा जो है, दीवाने खैरात क्या था? एक तरीके से भिखारियों का विभाग था, और दफ्तरे रोजगार है ना, रोजगार देने के लिए दारुल सफा, चिकित्सा के लिए, ये सब खोले गए किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट, तूते हिंद किसे कहा जाता? अमीर खुसरो, जिनका जन्म हुआ था 1253 पर पटियाली एटा कासगंज वाले क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट, इन्हें कहा जाता तोता ए हिंद। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण देखने को मिलते हैं। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यह था मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था मोरक्को से इब्न बतूता। निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल नहीं है? देखिएगा, अलबरूनी जिसकी पुस्तक का नाम है किताबुल भारत आया, उत्वी जिसकी पुस्तक का नाम है किताब यामिनी भारत आया, वेहाकी जिसकी पुस्तक का नाम है किताब सुबुक्तकीन, ये भी आया है ना, तारीख सुबुक्तकीन ये भी आया, लेकिन फिरदौसी यहां पर नहीं आया था, है ना, जिसकी पुस्तक का नाम है शाहनामा। नेक्स्ट,
तो ये हुए हमारे पास 100 क्वेश्चन कंप्लीट। जो मैंने आपसे क्वेश्चन 2-3 पूछे हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे और मुझे प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे कि आपके अभी हुए हैं केवल और केवल 15 से 20 मिनट, और 15 से 20 मिनट में आपने 100 क्वेश्चन पूरी की पूरी हिस्ट्री का एक रिवीजन कर लिया। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक तो ठोक कर जाएंगे, साथ के साथ कमेंट भी ठोक कर जाएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अभी सभी अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो शायद कंप्यूटर को लेकर आएगी, तो उसका वेट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।